हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का जो हमारा चैप्टर था। इसमें हमने काफी कुछ पढ़ रखा है। जैसे जो शुरुआत के जितने भी टॉपिक्स थे हमने बहुत अच्छे से क्लियर किए थे। आई होप आप सबको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का जो लास्ट सेशन है, लास्ट लेक्चर है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं बता दूं आपको। इस चैप्टर में जो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो बच्चों सेशन रहेगा आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट का, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का, रेनबो कैसे बनता है, तारे कैसे चमकते हैं, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों फिर देर किस बात की, जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और फिर हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने लाइक नहीं किया है, तो आप सेशन के एंड में आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब आप करिए जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहे, नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ये हमारा चैनल है सत्य शिक्षा 9-10। इसको आपको ज्वाइन करना है बच्चों, क्योंकि आपको यहाँ पर जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं, है ना, वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। सत्य शिक्षा 9-10 जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा आपको ये सारे जो नोट्स हैं, इस जितने भी लेक्चर्स हैं इसके, इन सभी लेक्चर्स के नोट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जल्दी से ज्वाइन करो सप्ताह शिक्षा 9-10। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो भाई शुरू करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक है हमारा बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार नया क्या है, इस बार नया है कि थ्रू प्रिज्म, यानी कि ग्लास का प्रिज्म, उसके थ्रू हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले मैम हम लोगों ने पढ़ा था लाइट में ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे होता है रिफ्रैक्शन। सब बच्चों को ध्यान होगा कि ग्लास स्लैब जब आपको दी गई थी तो आपने किस तरीके से उसमें रिफ्रैक्शन पढ़ा था। एक ग्लास स्लैब थी जिसके थ्रू आपने रिफ्रैक्शन होता हुआ देखा था। इस चैप्टर में हमारे पास में जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। बच्चों आपको ये ट्रायंगुलर शेप दिख रहा होगा, सोच रहे होगे कि मैम यहाँ पर हम ज्योमेट्री तो पढ़ नहीं रहे, तो फिर ये कहाँ से आया। देखो बच्चों, ये है हमारा प्रिज्म। ठीक है, अगर जो बच्चे प्रिज्म नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि प्रिज्म क्या होता है सबसे पहली बार। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात तो प्रिज्म आपका ग्लास का बना हुआ होता है, मीन्स कांच का बना हुआ होता है। तो मेड अप ऑफ ग्लास। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, एक और बात ध्यान रखो कि किसी भी प्रिज्म में 3 रेक्टेंगुलर शेप्स होंगी, 3 रेक्टेंगुलर साइड्स होंगी, 3 रेक्टेंगुलर एजेस या साइड्स। ठीक है, ये सिंपली लिख लेते हैं कि 3 रेक्टेंगुलर बन रहे होंगे शेप और 3 आपके बन रहे होंगे ट्रायंगुलर। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो 3 हो गए रेक्टेंगल्स बच्चों, 2 हो गए ट्रायंगल्स। ठीक है, 3 नहीं 2 हो गए रेक्टेंगल ट्रायंगल्स। कैसे समझेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे एक छोटू सा प्रिज्म बनाया और मैंने इसको थोड़ा सा 3D शेप में ले जाने के लिए इस तरीके से, ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपके जो शेप बन रहे हैं 3 हो जाएंगे बेटा आपके रेक्टेंगुलर शेप। इसको थोड़ा मैं और सही से बना दूं, देखो 3 हो जाएंगे रेक्टेंगल्स। वैसे तो ये कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है समझना, लेकिन हाँ तुम्हारी नॉलेज के लिए जो है थोड़ा सा आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो बस इस तरीके से अगर देखा जाए, ठीक है, और ये हो गया आपका इस तरीके से। ये क्या है एक्चुअल में, अभी नहीं समझ आ रहा होगा। देखो ये फ्रंट पोर्शन है, ये पीछे का बैक साइड है। ठीक है, बैक साइड वाला पोर्शन है। जब रिफ्रैक्शन होता है तो इस साइड पर लाइट पड़ती है, लाइट इस साइड से पड़ती है। ये हो गया 2 ट्रायंगल और ये हो गया 1 2, एक ये वाला
और एक ये वाला दो, और एक ये पूरा पूरा भी तो है, तीन। तो तीन रेक्टेंगल हो गया बच्चा, दो हो गए ट्रायंगल। सिंपल सी बात है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। देखो भाई, पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक प्रिज्म है, जो कि एक्चुअल में आपको एज्यूम करना है कि ये एक प्रिज्म है, तो इस प्रिज्म से, इस ग्लास वाले प्रिज्म से, ग्लास प्रिज्म से जब आपकी एक रे ऑफ लाइट जाती है, तो देखो किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। बस इस फिनोमेना को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। देखो, ये हो गई हमारी व्हाइट लाइट, ठीक है। व्हाइट लाइट क्यों मैं बोल रही हूँ रे ऑफ लाइट को? व्हाइट लाइट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि व्हाइट लाइट ही होती है, कोई भी लाइट व्हाइट होती है। क्या बात कर दी मैम आपने, ये क्या बात हुई? ये तो समझ नहीं आया, कुछ फंडा ही नहीं समझ आया। देखो बच्चों, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये एक्चुअली व्हाइट लाइट है। इस फिनोमेना को समझना है बहुत अच्छे से। प्रिज्म समझ लिया, व्हाइट लाइट भी समझ लो। व्हाइट लाइट क्या होती है? व्हाइट लाइट हर जगह आपको मिलती है, ट्यूबलाइट में, सनलाइट में, हाँ सनलाइट में भी। सनलाइट को सोच करके आप ऐसा लग रहा होगा आपको कि अरे सनलाइट में ये तो येलोइश दिखती है, सनलाइट कैसे हो सकती है? सनलाइट भी होती है, ट्यूबलाइट, सनलाइट, इन सब में आपको मिलती है कहाँ? क्या? व्हाइट लाइट, ट्यूबलाइट, सनलाइट, इन सब में मिलती है आपको, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी, वो आपको माइंड में रखनी है कि कहाँ कहाँ मिलती है। हर जगह आपको एक्चुअल में जो एक रे होती है, एक जो लाइट होती है, वो एक्चुअल में व्हाइट ही होती है। तो व्हाइट लाइट होती क्या है, अगर आपको समझना है तो एक्चुअली, एक्चुअली दिस इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। देखो, मैं इसे इरेज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पर हो सकता है और भी समझाना हो, जिसे नोट करते रहना। तो व्हाइट लाइट क्या है? एक्चुअली ये मिक्सचर है 7 कलर्स का, जो कि जब एक व्हाइट लाइट पड़ती है किसी ग्लास पे, किसी प्रिज्म पे, ठीक है, तो ये बढ़ जाती है 7 कलर्स में, जिसको हम विवग्योर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? विवग्योर के नाम से जानते हैं। वही आज हमें अब ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, क्लियर है ये। अब ये लाइट जब जाएगी, ये रे ऑफ लाइट है, इसको क्या बोलोगे आप? इंसिडेंट रे बोलोगे, तो मैंने आई आर लिख दिया, इंसिडेंट रे, आई आर, ठीक है, आई आर डिनोट कर दिया इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है। देखो अब बच्चा, यहाँ पर जैसे ही ये ग्लास की इस एज से, प्रिज्म की इस एज से टकराएगी, तुमने ग्लास स्लैब में भी पढ़ा है, तुम यहाँ पर भी समझ सकते हो कि जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा, देखो यहाँ पर क्या है? एयर मीडियम है, एयर मीडियम है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अंदर क्या है? अंदर ग्लास है। तो एयर क्या है? एक रेयरर मीडियम है, ग्लास क्या है? एक डेंसर मीडियम है। अब रेयरर से डेंसर जाती है, तो तुम्हें पता है नॉर्मल के साथ, यानी कि नॉर्मल के पास जाती है या दूर जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल? बताओ। राइट। अगर आप कह रहे हो ये तो अपना नॉर्मल हमें बनाना ही पड़ेगा, इसको N1 नाम दे दो। ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, और सही से बना ले। इस प्रोसेस को बहुत आराम आराम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, ये हो गया हमारा नॉर्मल N1, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट एयर से डेंसर में जा रही है, ग्लास में जा रही है, यस और नो? यस। रेयर से डेंसर की तरफ जाती है, तो क्या होता है? नॉर्मल के अभी नहीं, टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है, यानी कि ये अपना नॉर्मल हुआ, तो ये नॉर्मल से कैसी रहेगी? नॉर्मल की तरफ झुककर निकल जाएगी आगे के लिए। क्लियर? निकल गई। तो ये कौन सी रे हो गई? रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो इसको मैंने बोल दिया आई, ये हो गई आर आर, आर आर, ठीक है, आर आर। चलो ये बाद में भी नाम दे सकते हैं हम, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि तुम्हें अभी बताना है। तो इतना समझ आया। अब क्या होगा? अब यहाँ पर ग्लास है, यानी कि डेंसर है, और बाहर क्या है? बाहर भी तो निकलेगी ना ये, है ना, इमर्ज होगी जाकर के, इमरजेंस, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस जब बनाएगी, कैसे बनाएगी भाई? ग्लास से एयर में जा रही है, तो क्या होगी? यहाँ पर एक और नॉर्मल बना लो, नॉर्मल बनाना है भाई, पूरी लाइन ड्रॉ हो रही है, कोई बात नहीं, हम भी होशियार है ना। चलो, नॉर्मल बन गया, इसको नाम दे दिया भैया N2,
अब ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी, तुम बताओ, तुम ही बताओ। अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी भाई, डेंसर टू रेयरर में अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाती है, ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता होनी चाहिए, ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चले गए। तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारी हो गई इमरजेंट रे, तो ई आर, इमरजेंट रे, ठीक है, ये हो गई हमारी, इतना तो हो गया। तो इस एंगल को क्या कहेंगे, नॉर्मल के साथ में ये वाला एंगल बनेगा इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल के साथ में ये एंगल बनता है इंसिडेंट एंगल, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर हो जाएगा ये, तो हाँ या ना, हाँ ठीक है। अब देखो यहां से निकालना है इसको, तो ये ग्लास से जब ये इधर गई तो इमरजेंट रे गई जो हमारी, तो ये क्या बनेगी इसके साथ में, एंगल ई बनेगी, एंगल ऑफ इमरजेंट, है ना, इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस यहाँ पर जो बनेगा। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद में इतना तो हमने कर लिया, कितने एंगल हो गए, 1 2 3, लेकिन एक प्रिज्म में टोटल 5 एंगल बनने की पॉसिबिलिटी होती है, वो कौन से होते हैं, 5 एंगल बनते हैं, वो कौन से होंगे, एक तो हो गया आपका ये वाला एंगल बच गया, इसको भी बना देते हैं, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, चौथा एंगल हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। एक और एंगल है जो आपको समझना है, क्या, समझ के देखो, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, आ रही थी, तो अगर ये प्रिज्म ना होता, अगर ये ग्लास प्रिज्म ना होता तो क्या ये रिफ्रैक्टेड होती, क्या ये रिफ्रैक्टेड रे बन जाती, नहीं, ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस करती ही नहीं, तो कैसे निकल जाती, ये सीधे निकल जाती, कुछ इस तरीके से निकल जाती, ठीक है, उतना बिल्कुल एकदम सीधा होना चाहिए, तुम अपने हिसाब से देखो। तो ये इमरजेंट, ये जो हमारी इंसिडेंट रे है, अगर प्रिज्म ना होता तो सीधे निकल जाती या नहीं निकल जाती, निकल जाती, ठीक है। तो ये यहां से जब ये सीधी निकल जाती, और अगर हम इसको थोड़ा सा मिला दें, इसको भी मिला दें, यानी कि अगर एंगल, अगर आपको यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन ही नहीं रहा है, मीन्स अगर प्रिज्म है ही नहीं बच्चों, तो यहाँ पर इंसिडेंट रे आती और सीधी निकल जाती, ऐसे ही यहाँ पर भी सीधी आ रही होती, सीधी निकल रही होती, इसको भी हमने बड़ा कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा, इसको समझ लो, इस एंगल को क्या कहते हैं, ये जो एंगल बनेगा इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, या, और इसको स्कूल में टीचर्स डी भी लिखते हैं, तो आप डी समझो चाहे आप डेल्टा समझो, दोनों ही ठीक है। तो कितने एंगल हमने समझे, 5 एंगल्स को हमने समझा, एक हो गया इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एक हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंट, एक हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, एक हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो सबके नाम लिख लेते हैं, अब इसको इरेज करने की नीड आ चुकी है, आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक है। इसको यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको एक जगह पर नेमिंग कर देंगे, सम अप कर देंगे कि भाई हमने कितने प्रिज्म में एंगल पढ़े। मेन क्या है यहाँ पर पढ़ना, मेन बच्चों ये है पढ़ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रिज्म में जब आप रिफ्रैक्शन करवाते हो तो वो किस तरीके से होता है, इंसिडेंट रे आती है, डेविएट होती है, रिफ्रैक्टेड मीन्स वही रिफ्रैक्टेड होती है, रिफ्रैक्टेड होकर जब आप डेंसर टू एरर रेयरर ले जा रहे हो, एरर की तरफ ले जा रहे हो, तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी और ये नीचे की तरफ निकल जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मेनली रिफ्रैक्शन का प्रोसेस, आगे अभी हमें बहुत कुछ देखना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समअप कर लेते हैं। एक तो आपने पढ़ा N1, एक पढ़ा N2, ये दोनों क्या थे, ये होते हैं मैम नॉर्मल, ठीक है। एक हो गया ई आर, एक हो गया आई आर, एक हो गया आर आर, तो ये क्या हो गया मैम, ये हो गया बच्चा इमरजेंट रे, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, और आपका एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई, ठीक है, एंगल डेल्टा वाला एंगल है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, और एंगल ए, ये भी तो बचा है, इनको भी नेमिंग करते हैं, देखो क्या क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से अगर लिखा जाए तो बड़ा खूबसूरत लगने लग जाती है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
ठीक है, समझ रहे हो ना? रिफ्रैक्शन, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन समझते हो? एंगल ऑफ प्रिज्म। डेविएशन का मतलब होता है कि अपने पास से कितना वो विचलित हो गई, कितना वो भटक गई। तो जो एंगल ऑफ विचलन है, एंगल ऑफ डेविएशन है, वही आपका डेल्टा है। ठीक है, विचलित हो जाने वाला एंगल वो हो जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। फिर से एक बार समझ लेते हैं, समराइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्या हुआ, हमने एक ग्लास के प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट, एक व्हाइट लाइट को, व्हाइट लाइट क्या है समझ चुके हो? एक्चुअली दिस इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, वो भी हम आगे समझेंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा। 7 कलर का मिक्सचर होता है। इस पे एक न्यूटन ने डिस्क एक्सपेरिमेंट करा था, अभी पढ़ेंगे वो कैसे होता है, इसको एनिमेटेड फॉर्म में भी अभी देखने वाले हैं। तो व्हाइट लाइट जैसे ही इससे गुजारेंगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा, रिफ्रैक्शन होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है बैंड होकर, और फिर जब ग्लास से एयर की तरफ जाएगी, यानी डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, अभी फ्रॉम दी नॉर्मल जो है जाकर के आगे अपने पास से डेविएट हो जाएगी। अब ये व्हाइट लाइट जो है ना, यहाँ पर 7 कलर्स में डिवाइड होगी। अगर तुम यहीं पे बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो ये हो गया आपका विवग्योर कलर होते हैं। तो क्या मैं अलग अलग कलर लूं? चलो एक ही कलर से बनाते हैं। 3, 4, 5, 6। वैसे बेसिकली ऐसे नहीं होता है, मैं सही से बताऊं तो ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा, मैंने क्यों इरेज किया, मैंने इसलिए इरेज किया कि ये जो डेविएट हो रही है ना, उसी एंगल से सारे होंगे। ऐसे, 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 इस तरीके से आपके 7 स्पेक्ट्रम्स, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर मैंने थोड़ा बनाने की कोशिश की है, अलग अलग कलर के बनेंगे, और उन कलर्स का नाम क्या होगा, विवग्योर। यहाँ पर लिख नहीं पाएगा, चलो आगे देखेंगे क्या होगा, मैं ओरली बताती हूँ। पहला होगा वॉयलेट, फिर होगा इंडिगो, फिर होगा ब्लू, फिर होगा ऑरेंज, विवग्योर, फिर होगा ग्रीन, फिर होगा वाई, फिर होगा वाई मीन्स येलो, फिर होगा ओ मीन्स ऑरेंज, फिर होगा रेड। ठीक है, रेड सबसे ऊपर आएगा, रेड सबसे ऊपर आएगा। सबसे नीचे कौन सा आएगा, वॉयलेट। सबसे नीचे आएगा वॉयलेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विवग्योर, इन कलर्स को बोलते हैं। ठीक है, ये सब आगे पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट, फिर हम आगे देखते हैं। चलो भाई, इसके बाद, इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है, इस स्लाइड में हम थोड़ा सा बेसिकली पता क्या समझने वाले हैं, इसमें हम समझेंगे कि जो एक्चुअल में अभी मैम आपने जो बात की थी वो दरअसल में रंग कैसे दिखते होंगे, इसको हम समझेंगे। तो बहुत अच्छे से समझो जरा, क्या होगा, एक एक्सपेरिमेंट समझो। सबसे पहले तो व्हाइट लाइट को समझते हैं, और अच्छे से देखो व्हाइट लाइट क्या होती है, मैंने बताया तुम्हें, मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स होती है। इसको किसने बताया कि मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स होती है, न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने ये बताया कि जो आपकी व्हाइट लाइट है वो एक्चुअल में व्हाइट लाइट नहीं है, वो 7 कलर्स का मिक्सचर है। कैसे, उन्होंने एक डिस्क के एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया। प्रिज्म वाला तो बाद में लिया गया, एक डिस्क ली, 7 कलर की, 7 रंग की डिस्क ली। देखो, 7 रंग की डिस्क ली, डिस्क थी 360 डिग्री, इसका पूरा एंगल था, तो 360 को डिवाइडेड बाई 7 कलर्स करा 360 डिग्री, भाई टोटल होता है ना 360, इसका 7 कलर से डिवाइड कर दिया। 7 कलर्स में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि, तो 51 डिग्री के 51, 51, 51 7 बार, 7 अलग अलग रंग कौन कौन से ले लिए, विवग्योर वाले रंग लेकर के, और एक डिस्क तैयार की। ठीक है, इस डिस्क को घुमाया, इस डिस्क को खूब अच्छे से घुमाया, और जब इसको बहुत अच्छी सी स्पीड में घुमाया, तो देखा गया कि ये एक्चुअल में कैसे सिल्वर या ऑफ वाइट लाइट कलर की जो है दिख रही थी। ये एक्सपेरिमेंट मैंने भी किया, बट मेरा बहुत अच्छे से नहीं बन पा रहा था। हाँ, लेकिन इतना सिद्ध हो गया, इतना प्रूफ हो गया कि हाँ ये बात सच है जो न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, ये भी करे, यहाँ पर भी मतलब न्यूटन की एंट्री हो ही गई। तो ये डिस्क वाला एक्सपेरिमेंट तुम समझ गए कि जो 7 कलर्स थे वो किस तरीके से घुमाने पर आपके व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए। तो इतना तो क्लियर होगा कि व्हाइट लाइट क्या है। क्या हुआ,
अब जो एक प्रिज्म लिया इन्होंने, वो प्रिज्म जो मैंने अभी तुम्हें पीछे दिखाया था ना, चलो पीछे पता है पूरा हटाना पड़ेगा, ये वाला ध्यान है, ये तुमने तुमने एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझा ना, कैसे रिफ्रैक्टेड होगी रे, किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा प्रिज्म में, तो वही समझो अब तुम कैसे होगा। देखो वो तुम्हें स्पेक्ट्रास मिलेंगे यहाँ पर, कैसे, यहाँ पर इन्होंने जब एक प्रिज्म लिया तो वहां से व्हाइट लाइट गुजारी, व्हाइट लाइट गुजारी तो देखो इस तरीके से जो व्हाइट लाइट थी वो निकलनी सीधी चाहिए थी, ठीक है मैं बनाकर दिखाऊं, व्हाइट लाइट निकलनी सीधे चाहिए थी, बट ये क्या हुई, इसमें रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया यहाँ पर, और ये रे जो है इस तरीके से निकल गई और नीचे जाकर के इन्होंने 7 कलर्स में डिवाइड कर दिया, जो मैं पीछे बनाना चाह रही थी, बट मुझे पता था क्योंकि तुम्हें तो दिखाना ही है अभी ये, तो मैंने ज्यादा उस पर मेहनत नहीं की। देखो तो यहाँ पर व्हाइट लाइट ली, यहाँ पर ये 7 कलर्स की जो स्पेक्ट्रा जो आपकी रेस थी वो डिवाइड हो गई 7 कलर्स में, और क्या बना लिया, स्पेक्ट्रास बना लिया या स्पेक्ट्रम बना लिया, ठीक है, ये हो गई व्हाइट लाइट, ये होगी रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, अलग अलग उसमें बट गई, क्यों ये अलग अलग डेविएशन है वो भी हम समझेंगे, और ये स्पेक्ट्रॉस बना लिए यानी कि स्पेक्ट्रम बना लिए, स्पेक्ट्रम मतलब जो अलग अलग कलर की जो पट्टियां आपको दिख रही हैं ये इनको बोलते हैं स्पेक्ट्रम्स। बच्चों हुआ क्या, इन कलर्स का नाम था पहला वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज और रेड। रेड वाला जो कलर था, जो रेड कलर की जो आपकी व्हाइट लाइट जो रेड कलर में कन्वर्ट हुई थी, वो उसका जो डेविएशन था, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा कम था, सबसे ज्यादा कम होने का उसका एक खुद का रीजन था, ठीक है, जबकि जो आपका वॉयलेट वाली थी उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा था, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा था, डेल्टा मैक्स सबसे ज्यादा, और ये डेल्टा मैक्स सबसे कम, क्योंकि यहाँ पर रीजन क्या था मैं तुम्हें बता दूं। देखो बच्चों, रेड का सबसे ज्यादा डेविएशन इसलिए हुआ क्योंकि रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, लैम्डा आर, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी, एंड दैट्स वाई जो आप अगर देखो एंगल ऑफ डेविएशन, तो जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है लैम्डा डेल्टा आर वो लेस हो जाएगा डेल्टा वी से, ठीक है, क्योंकि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन, ठीक है, और यही से ये कॉन्सेप्ट निकल करके आता है स्कैटरिंग का, कि जो स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब तुम तीनों को समझो, ठीक है, तुमने समझ लिया कि 7 रंग में बढ़ जाती है विबग्योर, सबसे ज्यादा जो उसकी वेवलेंथ होती है, जो कलर होता है वो होता है रेड, सबसे कम जो होती है वो होती है वॉयलेट, तो सबसे ज्यादा जिसकी वेवलेंथ है उसमें एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि जो विचलन कोण है वो सबसे कम होगा भाई, जिसकी वेवलेंथ सबसे बढ़िया है, ठीक है, सबसे अच्छी है, उसमें सबसे कम डेविएशन होगा, जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है, ठीक है, वेवलेंथ बहुत कम है, उसमें एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। और यही रीजन है कि जो आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की, यानी कि स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, विचलन हो जाना, यानी कि पाथ से डेविएट हो जाना, तो जो आपका रेड लाइट का डेविएशन है, स्कैटरिंग की पावर है वो बहुत कम है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, और जो वॉयलेट लाइन है, जो वॉयलेट रे है, तो वॉयलेट रे में क्या होता है कि आपका एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज्यादा होता है, मीन्स उसमें स्कैटरिंग की पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा है, सब कुछ इंटरलेट करते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप नोट करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज, दिस इज द रीजन कि यहाँ पर जो रेड लाइट आप देखते हो ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड लाइट यूज की जाती है स्टॉप करने के लिए, जिससे वो दूर से ही दिख जाए, रेड लाइट दूर से ही दिख जाए, उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, वॉयलेट का यूज नहीं करते क्योंकि वो स्कैटर हो जाती है, वॉयलेट जो रेज जो वॉयलेट रे होती है यानी वॉयलेट कलर जो होता है बहुत उसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत कम होती है, इंडिगो की भी बहुत कम होती है, ब्लू की भी बहुत कम होती है, दैट्स वाई जो हमारा स्काई है वो ब्लू दिखता है, क्यों, क्योंकि इसमें स्कैटरिंग की पावर बहुत ज्यादा है ना, तो जब सन से लाइट आती है, ये सब बातों को समझना, जब सन से लाइट आती है
तो डेविएट होती है, वेपर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, डस्ट पार्टिकल और बहुत सारी चीजें होती हैं, वेपर्स होते हैं। तो जो उन जब उस लेयर से टकराती है सन की लाइट, तो स्कैटरिंग हो जाती है और ब्लूइश कलर का स्काई दिखने लग जाता है। रेड कलर की ट्रैफिक लाइट क्यों यूज की जाती है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, स्कैटरिंग बहुत कम होती है, ठीक है। तो हमने इसके रीजंस क्वेश्चन आंसर कर लिए कि रेड लाइट वाला और स्काई ब्लू क्यों होता है। दूसरा, अच्छा इसको हमने लिख करके बहुत अच्छे से मैं चाहती बता देती, लेकिन ये तुम्हारे उसमें नहीं आ रहा है। इस समय जो क्लास 10th का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ। तो यहाँ पर आपने देख लिया लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी एंड डेल्टा आर इज लेस देन डेल्टा वी। तो ये आई होप कि आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट लो बच्चों। चलो भाई, देखेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स्ड लाइट। ये बहुत इजी सा टॉपिक है, ऐसे कभी कभार पूछ लिया जाता है तो डालना जरूरी था। देखो जो प्रोसेस अभी हमने किया, क्या किया, एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट गुजारी जो कि बट गई 7 कलर्स में, है ना, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। डिस्पर्सन एक्चुअली में क्या है? डिस्पर्सन एक्चुअली में रिफ्रैक्शन ही है। डिस्पर्सन का मतलब है लाइट्स का बढ़ जाना। अगर तुमने पीछे देख पाया हो, देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये जो हम देख रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है? डिस्पर्सन का फिनोमेना है। क्या होता है डिस्पर्सन आखिरकार? देखो इसको मैं इरेज कर रही हूँ। The cause of dispersion of white light is a change in speed of light with wavelength। जब वेवलेंथ के साथ में स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है तो डिस्पर्सन का फिनोमेना होता है। देखो जब ग्लास की प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट गुजर रही है तो वो बढ़ जा रही है 7 रंगों में, क्योंकि हर एक रंग में जब वो बढ़ रही है तो हर एक रंग के पास में वेवलेंथ अलग अलग है, इसीलिए वो अलग अलग पाथ पे डेविएट हो रही है। मीन्स किसी का डेविएशन एंगल ज्यादा है, किसी का कम है। 7 रंगों में तो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो मिक्सचर ही 7 कलर का था, लेकिन वो 7 रंग अलग अलग डेविएशन क्यों शो कर रहे हैं? तो उसका रीजन ये है कि उसके पास में अलग अलग वेवलेंथ है, हर लाइट की वेवलेंथ अलग अलग है। ये सब आगे देखेंगे। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट by a prism into its constituent color is known as बच्चा what? डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन की प्रोसेस आपको समझ में आई। रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन हमने देख लिया किस तरीके से हुआ, लेकिन जो हमने ये देखा जो 7 कलर से बट गया वो क्या था? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो आपसे जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पूछेंगे आपको यही सेम फॉलो करना है। जब आपसे डिस्पर्सन पूछेंगे तो आपको मेनली ये आपको बना करके दिखाना है, ठीक है, पूरा। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया था। अब पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स्ड लाइट क्या है। बहुत इजी सा है। देखो यहाँ पर एक व्हाइट लाइट ली हमने, ये एक हमने सबसे पहले तो इरेक्टेड प्रिज्म लिया, और ये हमने एक इन्वर्टेड प्रिज्म लिया। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये हमने लिया सीधा प्रिज्म, ये लिया हमने उल्टा प्रिज्म। अब सीधे प्रिज्म में वही प्रोसेस होगी जो पीछे पड़ी, उल्टे प्रिज्म में सीधे प्रिज्म से बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस हो जाएगी। मतलब जो इसमें प्रोसेस हो रही है उसकी उल्टी प्रोसेस इसमें हो जाएगी। देखो कैसे, हम जब पढ़ते थे तो प्रिज्म में हमने अभी पढ़ा कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता था और स्प्लिट हो जाती थी लाइट्स अपनी अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। अब रिकॉम्बिनेशन में यही बताया गया कि अगर हम प्रिज्म को उल्टा कर दें, ठीक है, प्रिज्म को उल्टा कर दिया हमने, तो अब उल्टा करने में क्या होगा? क्या होगा? तो भैया उल्टी चीजें हो जाएगी। मीन्स यहाँ स्प्लिटिंग हो रही थी, वहां कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक लाइट जाकर के बढ़ जा रही थी कई लाइट में, यहाँ पर कई लाइट जाकर के एक ही लाइट बन जाएगी, यानी कि व्हाइट लाइट से व्हाइट लाइट बन जाएगी। देखो कैसे, ये रही हमारी व्हाइट लाइट, इस तरीके से सपोज इंसिडेंट हुई, नॉर्मल रहा होगा, अभी सारी चीजें बतानी तो पड़ेंगी थी तुम लोगों को। इस तरीके से ये इसमें रिफ्रैक्शन हुआ। तो भैया ये था हमारा ग्लास, ये ध्यान रख लेना अपना, ठीक है, ये था एयर, ये था एयर। तुम सोच करके देखो, जब ग्लास से एयर में जाएगी तो क्या होगा? टूवर्ड्स या अवे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है ये इस तरीके से बढ़ जाएगी। इसी तरीके से दूसरी लाइट होगी वो भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बढ़ जाएगी। थोड़ा सा और सही से बना लेते हैं, जगह ले ले थोड़ी। देखो ठीक है, ये रिफ्रैक्शन हुआ, एक लाइट ऐसे एक लाइट ऐसे इस पे जाकर के स्प्लिट हो गई है, ठीक।
ये लाइट क्या होगी, ये लाइट जाकर के एक जगह कंबाइन हो जाएगी और एक व्हाइट लाइट के फॉर्म में, तो व्हाइट लाइट ली थी, व्हाइट लाइट ही बन गई। इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। इनको क्या हुआ भाई, आ जाओ अपनी पहले वाली पोजीशन पे। ठीक है, तो क्या हुआ, व्हाइट लाइट ली हमने, ठीक है, ये हमने सपोज रेड दिखाया है, ये मैंने वॉयलेट दिखाया है, रे जो है ना ये रेड है और ये वॉयलेट कलर का दिखाया है मैंने रे। तो ये जो है रेड और वॉयलेट जाकर के अलग अलग जाएंगे, लेकिन जैसे ही इस प्रिज्म पे पड़ेंगे वैसे ही अपने पाथ को कंबाइन करके एक व्हाइट लाइट की फॉर्म में निकाल देंगे। तो रिकॉम्बिनेशन में और कुछ नहीं होता, बस यही होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट हो जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग वेवलेंथ की कलर्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है, इसको ही हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स्ड लाइट। ठीक है, थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है, तो डोंट वरी, आपको सिर्फ समझना है, आप बस बैठ जाओ, अपना पूरा दिमाग का यूज करो यहाँ पर, ठीक है, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, फिर इसके बाद में एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है रेनबो। ठीक है, रेनबो क्या है, रेनबो कैसे बनता है, क्या होता है, हमने तो कभी नहीं देखा, कुछ होंगे, मैंने तो देखा है, अच्छा मैंने देखा है। तो रेनबो बेसिकली कैसे बनता है, देखो रेनबो बनने के लिए पूरी इक्वेशन एक होती है जो बननी चाहिए। इक्वेशन क्या, मैथमेटिक्स इक्वेशन, नो नो नो। दरअसल क्या होता है कि हर एक चीज को, ये एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जो कि बहुत रेयर होता है, तभी तो आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने देखा ही नहीं होगा। किस किस बच्चे ने देखा है, जरा कमेंट करना, मैं भी जानूं कि कितने बच्चे ने ये रेनबो बनते हुए देखा है। तो बच्चा पार्टी होता क्या है, मेरी बात सुनो, ठीक है, कमेंट कर लिया होगा। हाँ, तो मेरी बात सुनो, रेनबो होता क्या है, रेनबो उस कंडीशन में बनता है जब आपकी पूरी इक्वेशन जो है टोटली बन रही होती है। पूरी इक्वेशन का मतलब होता है तीन चीजें जो है वो बहुत जरूरी होती हैं जो हो रही होती है। देखो तीन चीजों को समझते हैं, तीन चीजें बहुत जरूरी है रेनबो बनने के लिए। आपके पास में देयर शुड बी रेनफॉल, या रेन, या तो रेन हो रही हो या रेन होकर हटी हो बस, ठीक है, या तो रेन हो रही हो या रेन होकर बस हटी हो। दूसरा, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड, देयर शुड बी सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स, देयर शुड बी सस्पेंडेड ड्रॉपलेट। सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स अभी समझाती हूँ। सस्पेंडेड ड्रॉपलेट का मतलब बच्चों ये हुआ कि एक ऐसी ड्रॉपलेट नहीं होनी चाहिए जो इतनी ज्यादा वीक हो कि वो नीचे जाकर के ग्राउंड में ग्राउंड पर गिर जाए, या ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, इतनी डेंस भी नहीं होनी चाहिए कि वो ऊपर ही रह जाए। सस्पेंडेड मतलब कि आपके वेपर्स के फॉर्म में मिलने चाहिए एटमॉस्फेयर में। तीसरा, तीसरा होता है कि आपका जो रेन हो गया, ड्रॉपलेट्स हो गई, सनलाइट भैया बहुत जरूरी है, सनलाइट होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कभी कभी देखा गया है कि बारिश जब खत्म हो जाती है तब उसके बाद में भी रेनबो बनते हैं, या ड्यूरेशन रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनफॉल भी बनते हैं। तीन कंडीशन आर वेरी इसेंशियल, वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द रेनबो। ठीक है, तो ये तीन चीजें होंगी तभी आपका रेनबो बनेगा। इसी को मैं कह रही थी कि भैया इक्वेशन बैठनी चाहिए, जब ये इक्वेशन बैठ जाती है तो आपका रेनबो बन जाता है। ठीक है, तो जब भी रेनबो बनते हुए देखो तो समझ लेना कि रेनबो कैसे बन रहा होगा। ठीक है, चलो भाई और समझते हैं थोड़ा सा। रेनबो जब बनता है तो हमेशा सन के बिहाइंड बनता है, सन के पीछे बनता है, सन के सामने कभी नहीं बनता, क्योंकि सन की लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो रेनबो को, आप उस रेनबो को बनता हुआ देख ही नहीं पाते हो। तो सन के पीछे हमेशा बनता है। ठीक है, समझ रहे हो रेनबो कैसे बनता है। तो रेनबो बनने के लिए आपका कुछ ऐसा कंडीशन होता है, ये आपकी वाटर ड्रॉपलेट होगी, मैं तुम्हें समझाऊंगी, फिर आप बताना कितना समझ आया। देखो, एक वाटर ड्रॉपलेट जो होता है, बहुत ध्यान से सुनना, एक वाटर ड्रॉपलेट जो होता है बच्चा, ये वाटर ड्रॉपलेट से जो सन की, सपोज यहाँ सन है, ठीक है, दिस इज अवर सन, ये सन की जब लाइट पड़ती है, व्हाइट लाइट वही, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा, इस तरीके से घूम जाएगी। तो पहला तो हुआ कि रिफ्रैक्शन होता है। रेनबो कैसे बनता है, क्या क्या जरूरी है, तीन चीजें देख ली, अब बनता कैसे है। तो सन की लाइट जब पड़ती है तो पहले तो रिफ्रैक्शन होता है बच्चा पार्टी, ठीक है, पहले तो रिफ्रैक्शन होता है, फिर होता है जो आपकी रेस पड़ रही है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मीन्स इस तरीके से जितनी भी लाइट जाती है वो यहाँ पर आकर के
उसके ड्रॉप के अंदर ही क्या करती है, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्शन देती है। तो TIR दूसरा प्रोसेस होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब तुम लोग कहोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा दीजिए मैम, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में समझा दूंगी, लेकिन तुम्हें पढ़ना नहीं है ज्यादा, वहां पर बहुत ज्यादा नहीं नॉलेज डाल करके आना है। ये क्लास 12th का है, क्लास 12th में पढ़ोगे। क्लास 10th में बस इतना समझो, रेनबो बनते टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है ये, इसमें ये जो आपकी व्हाइट लाइट होती है, वो व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसी में ही, जो आपका मीडियम होता है, मीडियम में ही रिफ्लेक्ट होकर, इनसाइड द मीडियम, ठीक है, विद इन द मीडियम ही रिफ्लेक्ट होती है, बाहर नहीं निकल पाती है। तो अगर ये चाहते तो पेनिट्रेट करके बाहर निकल सकती थी, बट नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर नंबर 2 फिनोमेना हो गया रेनबो बनते टाइम, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर क्या होता है, फिर आपका हो जाता है व्हाट, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन करता है। तो इसको आप डिस्पर्सन भी कह सकते हो, क्योंकि ये तीन कई सारे कलर्स में बट गया, कई सारे, एक लाइट कई सारे कलर्स में बट गई, तो मेनली आपको इसको डिस्पर्सन नाम दे देना है। डिस्पर्सन रिफ्रैक्शन में बस इतना अंतर होता है कि डिस्पर्सन में कलर्स बढ़ जाते हैं, व्हाइट लाइट बढ़ जाती है। ये हो जाता है फर्स्ट आपका डिस्पर्सन। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। फर्स्ट हो गया डिस्पर्सन, सेकंड हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरा हो गया रिफ्रैक्शन, अगर ना लिख रहा हो। और जब ये रिफ्रैक्शन होता है, तब हमारी जो आई होती है, वो कहीं यहां पर रेनबो देख पा रही होती है, सन के पीछे, ठीक है, सन के सामने नहीं बने। समझ गए? ओके। तो रेनबो में आपने बहुत कुछ समझ लिया, आई होप समझ में भी आया होगा। बताना मुझे कैसा लगा, ठीक है। तो रेनबो में क्या होता है, द रेनबो इज एन अर्क, एक अर्क होता है 7 कलर्स का, जो कि विजिबल होता है इन द स्काई, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सन्स लाइट, सन की लाइट से होने वाले डिस्पर्सन से प्रोड्यूस होता है बाय द रेन ड्रॉप इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो रेन ड्रॉप होता है उसके डिस्पर्सन से। देखो हमने सारी चीजों को जितना 360 में कवर हो सकता है सब कवर कर लिया, डिस्पर्सन, TIR, रिफ्रैक्शन कैसे कैसे होता है, रेनबो कैसे बनता है, बहुत अच्छे से बताया है। इसको रिवाइज भी करना, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब पढ़ेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे क्यों चमकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया सा फिनोमेना है, इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं समझने वाला, बस इतना सा है कि आप बस ये समझ जाओ कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते होंगे, वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत सारी गैसेस होती होंगी, एयर है। तो उसके थ्रू जो आपकी लाइट आ रही है, जो लाइट आपकी अपेयर हो रही है आपके आंखों तक, वो कैसे अपेयर हो रही है, मतलब जो आपका स्टार है, ठीक है, ये तो वही है कि डिस्टेंस टेबल लाइट इन 1 ईयर कितना होता है, उसको लाइट ईयर कहते हैं, 6 ट्रिलियन माइल्स जो है दूर होते हैं स्टार्स हमसे। अच्छा, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर कैसा होता है, ये आपकी अर्थ है, ये मोहन खड़ा हुआ है, मोहन, ठीक है, मोहन, ये कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मोहन है, ये यहाँ पर देखना चाह रहा है खड़े होकर कि भैया तारे क्यों चमकते हैं। तो ये हमारा मीडियम होता है रेयर। देखो एटमॉस्फेयर में जो, एटमॉस्फेयर जो होता है वो जितना जितना हम पृथ्वी की तरफ जाते हैं, जितना जितना हम अर्थ की तरफ जाते हैं, वो डेंस होता चला जाता है, और जितना जितना दूर जाते हैं वो रेयर होता है, मतलब डेंस नहीं होता है उतना जितना यहाँ वाला पोर्शन होता है। तो जब तारे से, किसी भी तारे से, सपोज इससे ही या फिर आगे देख लेते हैं, किसी भी स्टार से जब लाइट आती है, गुजरती है, आती हुई यहाँ पर आती है, तो उसको भी वो सारे जो हिंड्रेंस हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल, गैसेस, एयर, इन सबसे होकर के गुजरना पड़ता है, ठीक है। यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना पड़ रहा है, लाइट को जाना पड़ रहा है या नहीं। तो क्या होगा, वहां पे नॉर्मल्स भी बनेंगे, यहाँ पे नॉर्मल्स बनते हैं, हर एक मीडियम में, इस मीडियम से इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, जैसे जैसे आगे बढ़ती है लाइट, उसको क्या करना होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करना होता है, तो नॉर्मल बनेगा। तो नॉर्मल से जब वो रेयरर से डेंसर जा रही है, तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल क्या होगी, क्या हो जाएगी, बैंट हो जाएगी। तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल, देखो ये जो लाइट आई एक स्टार से, ये स्टार से लाइट आ रही है, अब ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल बैंट होती चली आ रही है, देखो थोड़ा थोड़ा बैंट हो रही है, फिर और बैंट हुई, फिर और बैंट हुई, फिर और बैंट हुई, तब मोहन देख पा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो आप
स्टार की लाइट है, स्टार की लाइट जो आ रही है, एक ल्यूमिनस बॉडी होती है स्टार। ल्यूमिनस बॉडी स्टार मतलब कि यहाँ पर वो अपनी खुद की लाइट बनाता है, तो यहाँ पर उसके पास खुद की लाइट होती है। वो जो लाइट आ रही है बच्चा, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते 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 क्या हो रही है, बेंट हो गई। बेंट होकर कुछ यहाँ दिख रही है। दिखना कहाँ चाहिए था, दिखना तो उसे प्रॉपर यहीं पे ही चाहिए था, इस तरीके से, लेकिन नहीं दिख रही है, बेंट हो गई। तो जो ये वाली अपेरेंट पोजीशन होती है स्टार की, जो भी स्टार यहाँ बनेगा, इसको कहते हैं अपेरेंट पोजीशन। तो हमें स्टार अपेरेंट पोजीशन पर दिखता है बच्चा। एक्चुअल पोजीशन जो होती है स्टार की, एक्चुअल पोजीशन, ठीक है, वो नहीं दिखती है। तो एक तो पहली बात तो ये हो गई कि हमें अपेरेंट पोजीशन दिखती है स्टार की, एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखती है। अब तक तुम्हें अगर पता था तो तुम फिर किस में जी रहे थे, किसमें जी रहे थे, गलत फहमी में जी रहे थे। तो यहाँ पर एक्चुअल पोजीशन हमें स्टार की नहीं दिखती है, हमें सिर्फ अपेरेंट पोजीशन दिखती है। मींस जो लाइट आई है रिफ्रैक्ट होकर, उस उसके थ्रू जो बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो हमें दिखवाता है अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार को। अब ये अपेरेंट पोजीशन भी सेम नहीं रहती है, ये चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो मूव कर रहा है, एयर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो जब मूवमेंट हो रहा है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, जैसे एयर पार्टिकल्स, वेपर्स, तो उसकी वजह से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होने लग जाता है। और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चा चेंज होने लग जाएगा, तो अपेरेंट पोजीशन भी एक सी नहीं रह पाएगी, चेंजेबल हो जाएगी, चेंज होने लग जाएगी, राइट। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो चेंज होने लग जाता है, इसीलिए जो अपेरेंट पोजीशन होती है वो भी चेंज होने लग जाती है। और इसीलिए जब अपेरेंट पोजीशन ही चेंज होने लग गए तो हमें तारे चमकते हुए दिखते हैं। कैसे? देखो, इसको मैं हटा दूं, देखो, कभी यहां दिखेंगे, अपेरेंट पोजीशन चेंज हो रही है, कभी यहाँ, फिर कभी यहाँ, फिर कभी आगे, फिर कभी कहीं और। तो इस तरीके से अपेरेंट पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, तो आपको एक जगह नहीं दिख पाते हैं। अच्छा, दूसरा, स्टार्स आर सेल्फ लुमिनस। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। स्टार्स आर सेल्फ लुमिनस एंड कैन बी सीन इन द लाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की एब्सेंस में भी हम तारों को देख सकते हैं। दे अपेयर टू बी पॉइंट सोर्सेज बिकॉज ऑफ देयर बीइंग एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस। ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, इसीलिए पॉइंट सोर्स टाइप के दिखते हैं, बस बिंदु बराबर। द अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, द अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार कीप्स चेंजिंग। अपेरेंट पोजीशन जो हमें दिख रही थी, एक तो पहली बात तो एक्चुअल पोजीशन पे दिख ही नहीं रहे थे, और जिसमें दिख रहे हैं वो भी चेंज होती जा रही है, इसीलिए वो टमटमाते हुए दिखते हैं। तो द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स कीप्स चेंजिंग अ बिट, दिस इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। भाई एटमॉस्फेरिक एयर भी तो पृथ्वी के यानी कि अर्थ के चारों ओर जो है मूव कर रही है ना। जब वो मूव कर रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बदलेगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बदलने का मतलब अपेरेंट पोजीशन ही बदल जाएगी। तो क्या हुआ, चेंजिंग एयर डेंसिटी, this is because of the motion of atmospheric air and changing एयर डेंसिटी, एयर की डेंसिटी और टेम्परेचर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बिकॉज ऑफ दिस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बदल गया, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा ऑफ एयर कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली। बिकॉज ऑफ दिस चेंज द पोजीशन एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्टार कीप चेंजिंग कंटिन्यूअसली एंड द स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग, ठीक है। तो ये होता है भाई हमारी पूरी कहानी, कैसे तारे चमकते हुए दिखते हैं, कैसे रेनबो बनता हुआ दिखता है, कब रेनबो बनता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म क्या होता है, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। पढ़ेंगे कुछ रेगुलर और इरेगुलर रिफ्रैक्शन और इंसिडेंट एंगल्स को। जब आपकी सरफेस रेगुलर होगी, ठीक है, एक तरफ आपने सरफेस देखी रेगुलर, इस पे जो पड़ने वाले, इस पे जो डलने वाले इंसिडेंट एंगल्स होंगे, यानी कि इंसिडेंट रे होंगी, वो सब बराबर होंगी, ठीक है। यानी कि इसकी इंसिडेंट एंगल्स बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक स्मूथ सरफेस है, रेगुलर सरफेस है, ये हमने अपने लाइट चैप्टर में भी पढ़ा था। जबकि और यहाँ पर जब आपकी इंसिडेंट एंगल बराबर है तो आपकी रिफ्लेक्टेड एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन, कि एक तरफ से इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट हो गई बराबर से। तो ये सारे ही I1 I2 I3 R1 R2 R3 बराबर होंगे। लेकिन जब इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात आती है, जहां पे इरेगुलर सरफेस होती है, स्मूथ नहीं होती है, ऐसी कंडीशन में बेटा ना तो इंसिडेंट एंगल बराबर होते हैं, ना ही रिफ्रैक्टेड एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। नॉट रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो ना तो इंसिडेंट एंगल बराबर होंगे, ना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं भाई। जब
स्मूथ नहीं है सरफेस, तो ना तो वो इंसिडेंट एक बराबर होगा, ना ही वो रिफ्लेक्ट एक बराबर। तो ये कंडीशंस आपकी देखने को मिलती हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन में और रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं थोड़ी सी वेवलेंथ के लिए। वेवलेंथ जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे कि रेड की सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की सबसे कम होती है, तो आप लोगों के दिमाग में आगा मैम एक चार्ट तो दे दीजिए कि हमें भी तो पता चले किसकी ज्यादा किसकी कम। तो भैया वेवलेंथ पढ़ लेते हैं। सबसे ज्यादा होती है बच्चा रेड की, और सबसे कम किसकी होती है? वॉयलेट की। तो रेड की कितनी होती है, वॉयलेट की कितनी होती है? रेड की जो लैम्डा आर होता है वो होता है 8000 एंगस्ट्रॉम। कितनी ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉयलेट? वॉयलेट की कितनी होती है? लैम्डा भी 4000 एंगस्ट्रॉम। इसीलिए इसकी जो स्कैटरिंग पावर होती है, यानी कि स्कैटरिंग की टेंडेंसी होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि ये वेवलेंथ इतनी अच्छी से रखता है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है, दैट मीन स्कैटरिंग कम होगी। ठीक है, तो ये आपका कुछ चार्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी की जो वेवलेंस है आपको नोट्स में मिल जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट था, ये बताना जरूरी था आपके लिए, तो इसको स्क्रीनशॉट लो। हाँ, तो बच्चा पार्टी अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। हमने सेशन कंप्लीट कर लिया, आप क्यों ना कुछ क्वेश्चंस लगा लें, कुछ इस सेशन से रिलेटेड होंगे एक दो, और एक दो कुछ जो हमारे पिछले सेशन से रिलेटेड होंगे। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लो, क्या है? विद एज नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, विद एज नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट रिसीड्स ड्यू टू, किसकी वजह से रिसीड हो जाता है? ए दे रखा है आपको वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, बी दे रखा है रिड्यूसिंग एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ। दोनों में से कौन सा होगा? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ऑप्शन से रिलेट करवाओ, एंड देन आंसर करो कमेंट में, और कमेंट में आंसर जरूर किया करो। ठीक है, आंसर जरूर जरूर। ठीक है, सेशन के बाद मैं चेक करूंगी कितने बच्चे सही आंसर कर रहे थे। बच्चा पार्टी हाँ, तो इफ यू आर आंसरिंग ऑप्शन नंबर 1, देन यू आर टोटली राइट। ओके, कौन सा था हमारा? ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इफ यू आर आंसरिंग क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, इसमें 3 होगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। भाई वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स की वजह से भी ये होता है, नियर पॉइंट फार पॉइंट इंक्रीज हो जाना, एंड रिड्यूसिंग एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो चेंज कर पा रही होती है, हमारा लेंस फोकल लेंथ चेंज करवा पा रहा होता है, वो फोकल लेंथ चेंज करवाने में कैसा हो जाता है? कैपेबल नहीं हो पा रहा होता है ना? तो तब ये दिक्कत देखने को मिलती है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस व्हेन आई मसल्स, जब आई मसल्स कैसे हो जाती हैं? कैसी हो जाती है? जब आई लेंस हमारा इंक्रीज हो जाए। फर्स्ट है आर रिलैक्स्ड इन द लेंस बिकम थिनर, कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम थिकर, आर रिलैक्स्ड एंड द लेंस बिकम थिकर, कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम थिनर। यस, if you are thinking कि option number 1 is totally right, then you are totally correct, because relaxed and the lens become thinner condition में आपका लेंस हो जाता है कैसा? इंक्रीज हो जाता है, एंड जो हमारी फोकल लेंथ हो जाती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कुछ ये रहता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, और आई थिंक ये आप कर लोगे बच्चा पार्टी, आई होप। तो कमेंट करो जरा, मैं देखूं। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? व्हाट, क्या होगा? अब तुम लोग जल्दबाजी में ना वहां पर ये मत कर देना एग्जाम में कि भैया ये वाला करेक्ट है, गलत। ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन में काफी अंतर है, तो भैया प्लीज आप लोग ये मत कर देना। ठीक है, मोस्टली बच्चे कर देते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, है ना? लाइट आ रही होती है, तो एटमॉस्फेरिक जो आपके हिंड्रेंस होते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल, वेपर्स, ये क्या करते हैं? ये टुवर्ड्स नॉर्मल, जो लाइट आ रही होती है टुवर्ड्स नॉर्मल जो है, इस तरीके से बेंड हो जाती है, और तब जाकर के एक अपेरेंट पोजीशन बनती है। याद हो तो, हाँ, अपेरेंट पोजीशन बनती है। अभी अभी पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस, 2 से 3 डाले हैं अभी। फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ इससे ही रिलेटेड, और जो हमारे चैप्टर होते जा रहे हैं उनके उनसे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर जरूर लगाएंगे। तो डोंट वरी, ठीक है? बस आपका काम है आप तैयारी करते रहो। देखो 50 से 55 दिन का बस समय रह गया है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बस डटे रहो, लगे रहो। मैं तुम्हारे साथ में मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और लाइक करो
वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो सत्य शिक्षा 9-10। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।